नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। स्किल में फिट तो नौकरी में फिट, स्किल में हिट तो नौकरी में फिट। बात दरअसल ये है कि एक इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है 2023 की। ये हर साल आती है, वीबी की रिपोर्ट है। इसमें खास बात जो हाईलाइट करने वाली है वो ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी, यानी जो पढ़ाई लिखाई की उसके आधार पर नौकरी मिल जाएगी, यानी आपकी पढ़ाई लायक नौकरी के लायक है, इसको अगर एक स्टैंडर्ड माना जाए तो हिंदुस्तान ने पिछले 7-8 साल में सबसे अच्छा रिकॉर्ड दर्ज किया है इस साल 2023 के लिए, यानी 2022 में। और इस रिपोर्ट में बाकी जो डिटेल्स हैं उसमें यह भी बताया गया है कि किस स्ट्रीम के लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल हैं, और उसमें बीकॉम सबसे आगे है। पिछले साल बीटेक था और बीटेक इस बार चौथे नंबर पे फिसल गया। बहरहाल, तो ये जो प्राप्तियां हैं, ये जो सर्वे है, ये क्या इंडिकेट करता है? एक तो एम्प्लॉयबिलिटी, और दूसरी बात कि इंडस्ट्री भी, चूंकि इस तरीके के सर्वे जो है वो इंडस्ट्री से ही होते हैं, इंडस्ट्री बैक्ड होते हैं, तो इंडस्ट्री का जो इंटरेस्ट पॉइंट है वो भी इसमें समझ में आता है। यानी इंडस्ट्री भी ये समझना चाहती है कि कहाँ कितनी एम्प्लॉयबिलिटी है और कहाँ से वो जाके टैलेंट पिक कर सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि 2023 में नई नौकरियों का सिनारियो क्या बन रहा है, टैलेंट पूल क्या तैयार हो रहा है, उसमें आप कैसे शामिल हो सकते हैं, और आपको नौकरियां कहाँ मिलने वाली हैं, क्या दिक्कतें हैं, और क्या वैसे पॉइंट्स है, स्वीट स्पॉट्स हैं जिनको अगर आप हिट करें तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जीनियस कंसल्टेंट्स के सीएमडी राजेंद्र प्रसाद यादव जी, वी मेंटर एआई की को फाउंडर मीनू भाटिया जी, और टैलेंट ऑन लीज के फाउंडर दया प्रकाश जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करता हूं राजेंद्र प्रसाद जी आपसे कि ये जो स्किल रिपोर्ट हमारी कह रही है कि स्किल्स बेटर हुई हैं और बीकॉम में ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है बीकॉम वाले लोगों में, उसके बाद एमबीए में वगैरह वगैरह, तो हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए ये समझना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी जो टेस्ट की जाती है, चेक की जाती है, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे जो सब पर लागू होते हैं, यानी एक एमबीए पर भी, एक बीकॉम पर भी, एक बीए पर भी, बीएससी पर भी, जिससे ये तय होता है कि व्यक्ति एम्प्लॉयबल है। हम जानेंगे तभी तो अपने अंदर वो गुण हम ला सकते हैं। हेलो। हाँ जी, तो देखिए, जब एम्प्लॉयबिलिटी हम टेस्ट करते हैं तो पहले हम क्या करते थे और आज हम क्या करते हैं। पहले जब हम एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट करते थे तो लोगों को हम ये देखते थे कि ये लड़का का जो पढ़ा है, कितना परसेंटेज मार्क्स लाया है, कितना वो इंटेलिजेंट है, क्या वो बात करने में अच्छा है। इस बेसिस पर हम लोग पहले जमाने में नौकरी देते थे। पर आजकल उसके विपरीत हुआ है कि एक तो एजुकेशन है, आपको अच्छा मार्क्स लाना है या मीडियम मार्क्स लाना है, वो तो है ही है। इसके अलावा आपको जो स्किल है, अब स्किल क्या होता है? सॉफ्ट स्किल होता है। सॉफ्ट स्किल में जैसे क्या आप ठीक से बात कर सकते हैं, क्या आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, क्या आपका आप ठीक से लोगों के सामने पेश आ सकते हैं, आपको जो कंपनी ने बताया है उसको क्या आप उतार सकते हैं लोगों के सामने में, आपको जो स्किल दिया गया है वो स्किल को क्या ठीक से आप बता सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये जो सॉफ्ट स्किल, जो स्किल डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ा रोल अदा किया है लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में। और अभी जो टेस्ट है वो टेस्ट इज लार्जर बेस्ड ऑन द स्किल, द आपका स्किल कैसा है, वेदर इट इज इमोशनल स्किल, द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, the personality, the soft spoken English, the communication आपका कैसा है, based on that decide that the hard skill देखिए तभी आता है जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद में वेदर आपको मशीन चलाने आता है, आपको कंप्यूटर चलाने आता है, वो तो बाद की बातें आती है, बट इनिशियली जो वेरियस स्किल होते हैं उसका काफी योगदान है अभी में। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द स्किल प्रोग्राम, एंड दैट इंडिया हैज नाउ प्लेड ए इम्पोर्टेंट रोल by skill developing almost about 130 million people in India so far, and that has improved the employability of the people in India. जी,
तो ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इसको आपको समझना ज़रूरी है। हमारे मेहमान ने जो बताया, राजन जी ने जो बताया, उसको ध्यान में ज़रूर रखिए और इसके अलावा भी आप अपने तरीके से रिसर्च करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि जो आपका लक्ष्य है, जो नौकरी आपका लक्ष्य है, उसको पाने में कौन से स्किल्स आपको आपकी मदद कर सकते हैं और कैसे मदद कर सकते हैं। मीनू जी, ये बताइए कि इसमें ये भी बताया गया है कि लोग नौकरियां कहाँ खोज रहे हैं, यानी जो लोग जॉब सीकर्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं नौकरी के लिए, और स्वाभाविक रूप से उसकी एक प्रक्रिया होगी, उसके कारण होंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोग बंगलुरु का रुख कर रहे हैं, उसके बाद चेन्नई है, दिल्ली एनसीआर है, पुणे है, हैदराबाद है, और कुछ अलग किस्म की बातें भी इसमें बताई गई। जैसे अगर इंटर्नशिप किसी को करना है तो आंध्र प्रदेश उसके मामले उसके लिए टॉप पर है, राजस्थान और झारखंड जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे है। तो अलग अलग पर्पसेस से अलग अलग ठिकाने बन रहे हैं। तो कौन से देश के ज़्यादा हैपनिंग ठिकाने हैं इस सर्वे में जो बताया है उसके अलावा आपके हिसाब से, और क्या क्राइटेरिया है एक जॉब सीकर के लिए कि वो अपना जॉब डेस्टिनेशन तय करे या कहाँ खोजे? मीनू जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को प्लीज। सॉरी। सो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज है अभी कि ये देखना चाहिए कि अगर हम बैंगलोर, पुणे, एनसीआर वगैरह में बात करते हैं तो यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बहुत ज्यादा बूम हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे नए कंपनीज हैं जहाँ पे वो लोगों को खोज रहे हैं। अभी अगर हम उसके नीचे एक स्टेप अगर हम नीचे जाएंगे तो वो क्या खोज रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो क्या खोज रहे हैं कि आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हो। चाहे आप जॉब कर रहे हैं बट फिर भी आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर के जैसे सोच रहे हैं, कैसे आप फास्ट सोच रहे हैं, कैसे आप डेटा को लेके उसके पीछे का एक स्टोरी खोज रहे हैं, कैसे आप क्रिटिकली सोच रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो कल्चर है ना इन सिटीज में, ये बहुत ही फास्ट कल्चर है बिजनेस के स्टैंड पॉइंट से। सो उस कल्चर को उस कल्चर में आप कैसे अडॉप्ट हो पा रहे हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी चीज है जो कंपनीज इन एरियाज में खोजती है। वो आजकल बेट करने को तैयार है एक 20-year-old स्टूडेंट के ऊपर भी, जब तक वो स्टूडेंट ये सब क्राइटेरिया, ये सब क्वालिटीज डिस्प्ले करता है और करती है। जी, लेकिन मेरा सवाल ये था कि ऐसे सेंटर्स हम मान सकते हैं क्या कि कुछ सेंटर्स में ज़्यादा जॉब्स हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहता है तो वो कैसे ये टारगेट करे कि किस जगह पे उसको जाना चाहिए? ये जो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है वो इन सेक्टर्स के बारे में भी बात करती है, जैसे रिटेल है, हेल्थ केयर है, उसके बाद फार्मा एंड हेल्थ केयर है, या फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है ना। ये जो सेक्टर्स है ये बूमिंग सेक्टर है बिकॉज यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है। कोविड की वजह से इन सेक्टर्स में मैसिव चेंजेस हुए हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स जो कॉलेज से आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, उन्हें ये सेक्टर्स पहले तो स्टडी करने चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है आजकल कोई भी किसी भी सेक्टर, कोई भी किसी भी जियोग्राफी में कंपनी स्टार्ट कर सकता है। तो बट इन सेक्टर्स के क्वालिटीज क्या है, इन सेक्टर्स में क्या चल रहा है, चैलेंजेस क्या है, अगर स्टूडेंट्स उस पे ज्यादा फोकस करेंगे फिर जियोग्राफी जो है वो मतलब सेकेंडरी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो स्किल है, सेक्टर्स है, किन सेक्टर्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से जियोग्राफी आपकी कोई भी हो सकती है, तो उसमें आप चुनाव करें। दया प्रकाश जी, ये बताइए कि 2023 की ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं और आप लोग तो बराबर जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं उस पर ज़रूर नज़र रखते होंगे। 2023 में नई नौकरी जिनको चाहिए, जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन वाक्य क्या है? मतलब बुनियाद बेसिकली क्या चीज़ है जो इस साल ख़ास है जो आपको नौकरी दिलवा सकती है? सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आज आमंत्रित किया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। तो आपने
आपने जैसे बोला कि अभी स्किल इंडिया स्किल रिपोर्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, और स्किल के अंदर जो हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, आज अगर आप देखो तो ये जो चेंज आया है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मैं अगर 2010-11 को याद करूं तो हम एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो लेस देन 20% की बात करते थे, और वी वर होवरिंग अराउंड 20 से 25% के बीच में, जो आज आप 50% से ऊपर की बात कर रहे हैं कि पहुंच गया है, राइट। तो ये जो पूरी एक जर्नी रही है, उसमें सबसे बड़ा जो चीज रही है, वो सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारी सोच में बड़ा फर्क आया अभी। हम पहले फोकस किया करते थे एजुकेशन के ऊपर और डिग्री के ऊपर, और आज हम फोकस कर रहे हैं स्किल के ऊपर, राइट। बिकॉज हमने ये रियलाइज किया है एज एन इंडस्ट्री कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है वो स्किल, राइट। और जैसा अभी मीनू जी बता रही थी कि आप एटीट्यूड क्या है किसी का भी, राइट, क्या हमारे पास में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, क्या हमारे पास में वो क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट है, क्या हमारे पास में क्रिएटिविटी है, क्या हमारे पास में सिंसियरिटी, डेडिकेशन है, ये सब चीजें अगर हमारे पास में हैं एज ए स्टूडेंट, राइट, तो हम जो है अपने करियर को या तो जॉब की तरफ लेके जाएं या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लेके जाएं आज हम, तो हम बहुत सक्षम है। बट हमें दो चीजें, जैसे मैंने कहा और बाकी फेलो पैनलिस्ट ने भी कहा, कि हमारे पास में एक तो सॉफ्ट स्किल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है आपकी हार्ड स्किल, विच इज द स्किल इन द कोर एरिया, जो आपका कोर एरिया है जिसके अंदर आप पढ़ के आ रहे हैं, वो भले ही रिटेल का सेक्टर हो, भले ही वो हेल्थ केयर का सेक्टर हो, भले ही वो आईटी का हो सेक्टर, राइट, उसमें इतनी एडवांसमेंट हो गई हैं इन लास्ट कुछ सालों के अंदर कि अगर हम अपने आप को न्यू एज टेक्नोलॉजीज के अंदर ट्रेन कर लेते हैं या उसका नॉलेज हम अपने आप में लेके आ जाते हैं, राइट, तो हम डेफिनेटली मोस्ट सॉट आफ्टर कैंडिडेट हैं आज के कंटेक्स्ट में। जी जी, तो ये एक बड़ी बात है कि आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस सेक्टर के लिए, किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, उसमें नेसेसरी स्किल्स क्या है वो आपको जुटानी होगी, ये बहुत ज़रूरी है। राजेंद्र प्रसाद जी, ये जो इस वक्त हवा चल रही है दुनिया भर में, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मंदी की और उसकी आशंका में, ऐसी भी रिपोर्ट्स है, खबरें हैं कि जो हायरिंग इंटेंट है कंपनियों का वो शायद डाउन रहे कम से कम पहले क्वार्टर में इस साल के, यानी मार्च तक। तो ये पूरा माहौल भी है, तो इसको जॉब मार्केट में कैसे देखा जाए और जॉब सीकर्स के लिए क्या टेक अवे हो सकता है इस वक्त के आर्थिक हालात से? मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत निराश होने वाली बात है, लेकिन शायद थोड़ा रीओरिएंट करना पड़ सकता है अपने आप को। रायन जी। या मनोज जी, देखिए, एक तो हुआ यूरोप एंड अमेरिका। डेफिनेटली यहाँ पर मंदी है, अभी रिसेशन है, एंड बिकॉज ऑफ द वॉर, तो वहाँ पर मंदी है। लेकिन अगर जो अभी परसों ही डेटा आई है, एम्प्लॉयमेंट डेटा, इनफैक्ट कल ही एम्प्लॉयमेंट डेटा आई है यूएसए का, वहाँ पर द लार्जर नंबर पीपल हैव गॉट द एम्प्लॉयमेंट, एंड अनएम्प्लॉयमेंट पीपल जो भत्ता लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, उसका नंबर ऑफ रिडक्शन कम हुआ है। तो अमेरिका में उतनी रिसेशन नहीं है, ऑफ कोर्स दे आर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, बट एम्प्लॉयमेंट की उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना यूरोप में है। यूरोप में काफी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया, देखिए, एक ऐसा कंट्री है जो अपना कंजम्पशन के ऊपर, खुद के कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का डिमांड है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, हमारी अपनी प्रोडक्शन है, घर चाहिए। इसके कारण से यहाँ पर मंदी होना डिफिकल्ट होता है, रीजन बीइंग कि हम अपने सेल्फ सफिशिएंट है। तो अभी जो हालात है उसमें जॉब काफी है। जितनी ले ऑफ अमेरिका या यूरोप में हुआ है, उतनी ले ऑफ अभी इंडिया में नहीं हुआ। ऑफ कोर्स देयर इज अ रिडक्शन इन द जॉब, जो बहुत ज्यादा डिमांड था आईटी एंड आईटीएस एंड ई कॉमर्स में होता, उसमें थोड़ा सा कमी आया। आपने देखा होगा अभी कि अमेजन ने कुछ लोगों का नौकरी से निकाल दिया है, कुछ ने ट्विटर को निकाला है। तो ट्विटर ने ज्यादातर यूरोप एंड अमेरिका में निकाला है, इंडिया में नहीं निकाला। जी जी। यहाँ पर मंदी उतना नहीं है, यहाँ पर अभी भी डिमांड काफी है, और यहाँ पर सीजन भी अफेक्ट करता है। जैसे अभी विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन में जितने भी आपको वार्म करने की जो चीजें की जरूरत होती है, वो सभी डिमांड बढ़ी हुई है।
जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हम विंटर में कंज्यूम करते हैं उसका डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली नौकरी बढ़ेगा। हालात अभी भी इंडिया में ऐसा है कि गुड टैलेंट, राइट टैलेंट मिलना डिफिकल्ट है। मैं खुद करीब 1200 क्लाइंट का काम करता हूँ और हमारा जो लार्जेस्ट एस्केलेशन है कि हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पाते हैं, अभी ये हालात है। तो इंडिया में आई डोंट थिंक रिसेशन इज गोइंग टू अफेक्ट दैट मच, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ कि यहाँ पर सिचुएशन काफी अच्छी रहे। इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम दरअसल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बात दया प्रकाश जी ने बोली वो इम्पोर्टेंट बात है कि बड़ा ही स्ट्रगल था एम्प्लॉयबिलिटी को लेकर। हम लोगों को पढ़ा लिखा रहे थे, डिग्रियां दे रहे थे, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं हो रही थी। इसकी वजह से इंडस्ट्री के काम वो नहीं आ रही थी। देश के विकास पर भी इसका असर पड़ता है। तो दरअसल अभी तस्वीर जो है वो बहुत हद तक सुधरी है। 52% के करीब एम्प्लॉयबिलिटी, जनरल एम्प्लॉयबिलिटी बता रहे हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट है यूपी, वहाँ पर सबसे अच्छी है एम्प्लॉयबिलिटी वहाँ पर लोगों की। तो चीज़ें धीरे धीरे सुधर रही है दोनों एंड पे। और चूंकि अब सिनेरियो बदल रहा है इकोनॉमी का भी, तो अपने यहाँ भी जॉब्स खुल रहे हैं नए नए। थोड़ा उस पर हम बात करेंगे कि कहाँ नए जॉब्स खुल रहे हैं, किस तरीके से इकोनॉमी बदल रही है और रोजगार के रास्ते खुल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि 2023 में नौकरियां कैसे मिलेंगी। और स्किल सर्वे रिपोर्ट जो आई है 2023 के लिए, वो ये कहती है कि एम्प्लॉयबिलिटी इंडिया में लोगों की इन जनरल बढ़ी है। और ख़ास करके 22 से 25 साल के जो नौजवान हैं जिनको पहली नौकरी चाहिए, उनमें एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है, 56% से ज़्यादा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मीनू जी, देखिए अभी देश की हवा भी बदली है, कोविड भी गया है और काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करे घरेलू प्रोडक्शन से, उस पर भी विचार चल रहा है। तमाम नए बिजनेसेस भी आ रहे हैं। तो एक माहौल तो ज़रूर दिखाई देता है जिसमें नई नौकरियां बनेगी, नई पुरानी सब तरीके की नई भी बनेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। और उसमें आपने बता भी दिया कि भाई अपना स्किल सेट आप बढ़ाइए, एम्प्लॉयबिलिटी आप अपनी बनाइए, तो आप वहाँ पे फिट हो सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? आप जैसे एक तो है कि सरकारी जो स्किल सेंटर्स हैं उनकी भी रिपोर्ट बड़ी अच्छी है कि वहाँ से भी इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा टैलेंट मिल जा रहा है अपने काम के लिए। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनली हम जानते हैं कि IITs हैं या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है इस तरीके से छोटे बड़े तमाम, IIT से लेकर ITI तक, तो इस पे कैसा अप्रोच लोगों का होना चाहिए? मतलब क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास स्किल डेवलपमेंट के लिए, सुविधाएं क्या है? जी, उस सवाल का जवाब देने के पहले मनोज जी, मैं सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स दर्शकों के लिए रखना चाहूंगी यहाँ पे। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक स्टडी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 में आज की तारीख में जो 50% लोग जो काम कर रहे हैं उनके स्किल सेट्स भी काम में नहीं आएंगे। तो उनको वो 50% लोगों को भी खुद को रीस्किल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो 2030 में जो जॉब्स होने वाले हैं उनका अंदाजा हमें आज नहीं है कि वो जॉब्स क्या होने वाले हैं 2030 में, कि इतने नए प्रकार के जॉब्स आ जाएंगे तब तक। तो मेरे हिसाब से आज जब हम स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, एंड हम एक 15,000 स्टूडेंट्स के साथ हर साल ये काम करते हैं, जहां हम उन्हें एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आपको वो 2030 में जो जॉब होने वाली है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है आज, तो आप कैसे उस जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे? एंड आपके पास एवेन्यूज हैं आज, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास मेंटर्स हैं जो अवेलेबल हैं, आपके पास लिंक्डइन है जहाँ पे आप लोगों के पास रीच आउट कर सकते हो और आप उनसे बात कर सकते हो कि मैं खुद को किस प्रकार से डेवलप करूं। बट उसको करने के लिए आपको 3-4 चीजें हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी बोलता है कि ये चीजें तो 2030 में भी आपको काम में आने वाली है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आप 2030 में भी आप प्रॉब्लम्स के साथ ही जूझोगे एंड आपको उस वक्त भी वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। तो आपका माइंडसेट कैसे बना हुआ है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिसके लिए
अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कितने इंटर्नशिप्स कर रहे हैं जैसे कॉलेज में, तब जाके आपको पता लगेगा कि प्रॉब्लम होती क्या है और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। या डेटा लिटरेसी है, डेटा तो अभी बढ़ता ही जा रहा है, सो उस डेटा को हम कैसे समझ सकते हैं, उस डेटा में से हम कैसे डिसीजंस बेटर ले सकते हैं, वो अगेन वो करने के लिए एक आपके पास कोर्सेज हैं इतने सारे ऑनलाइन, जो आप उस स्किल सेट को टैकल कर सकते हो। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम एक ही है कि इतना कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन कि हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो जॉब मार्केट के हिसाब से अगर मैं उन मतलब 4-5 चीजों को अगर मैं नोट डाउन अगर अपने व्यूअर्स के लिए कर सकूं, तो आई थिंक एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक है कि आप खुद को कैसे मैनेज कर रहे हो, लाइक स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हो, आप आपके इमोशंस को एट वर्क प्लेस कैसे मैनेज कर रहे हो। और ये बहुत बड़ी चीज है जो जी आप सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रही हैं। सॉफ्ट स्किल्स, हम इसको बिजनेस स्किल्स भी बोलते हैं आजकल, बिकॉज ये बिजनेस के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। दूसरा है टेक्नोलॉजी का यूज करना, टेक्नोलॉजी से सब डरते हैं। चलिए समय चूंकि नहीं बचा, इसलिए आपको रोक रहा हूँ और दया प्रकाश जी से क्षमा के साथ प्रोग्राम यही खत्म करना होगा। निचोड़ यही है कि देखिए, जागते रहिए, आंख कान खोल के रखिए, सब तरफ पूरा माहौल जो है वो पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी पकड़ने वाली जो उम्र होती है 22 से 25 की उम्र जो इसमें बताई गई है, उस समय आपकी नज़र जो है अर्जुन की तरह वो मछली की आंख पर होनी चाहिए, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट पर होनी चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी। अब माहौल पूरा यही कह रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।